हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेरी फाइन। अपना ध्यान रखना, बारिश का मौसम है, बीमारियां बहुत फैलती हैं इस मौसम में, तो अपना ध्यान रखना। सो स्टूडेंट्स, हम आज 11th जो आपकी RO है उसका चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गद्य जो रचना होती है हमारी, उसमें से मैं ये करवा रही हूँ। हमारी जो हिंदी साहित्य के 2 पार्ट हैं, गद्य और पद्य, उनमें से गद्य रचना का ये फर्स्ट चैप्टर है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है जिसका नाम है नमक का दरोगा। एक चीज़ बेटा मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई रचना पढ़ते हो तो सबसे पहले रचनाकार को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने रचनाकार को पढ़ लिया तो आप समझ जाना आपकी आधी रचना उसमें पूरी हो गई है, क्योंकि आप रचनाकार को पढ़ लेते हो। जैसे ही रचना को पढ़ते हो आप रचनाकार के माइंड को भी पढ़ लेते हो, क्योंकि जो लेखक और कवि होते हैं ना, वो अपनी भावनाओं को, अगर आप वो 60% सामने वाला लिख रहे हैं, यानी यथार्थवाद को लिख रहे हैं। वैसे भी मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी जिस टाइप में रहे हैं, दोनों मिक्स करके ये लेखक रहे हैं। तो जो देखा वही इन्होंने लिखा है, साथ में अपने विचार भी इन्होंने लिखे हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, 2 बैलों की कथा, इनकी जो कहानी थी वो बहुत ही मार्मिक, जो दृश्य थे वो उसमें थे, मार्मिक प्रसंग लिए हुए थी वो कहानी। तो आज नमक का दरोगा ऐसी ही है। बेटा देखो, हिंदी में सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो ये जो ऊपर कोटेशन लिखी हुई है ना, ये ज़रूर पढ़ा करो। ये आपके लाइफ लॉन्ग टाइम तक आपको याद करनी पड़ेंगी। और ख़ासकर वो स्टूडेंट जिनको आर्ट्स लेनी है, आगे जाके लिटरेचर ही उनको पढ़ना है, हिंदी साहित्य ही उनको पढ़ना है, तो वो बच्चे इनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो मैं इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाऊँगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बेटा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक महान लेखक, इनको इनके ही पुत्र ने, अमृत राय ने, कलम का सिपाही भी कहा है। इनको उनके कलम के सिपाही के नाम से उन्होंने एक रचना भी लिखी है अपने पिता के लिए। तो इनके जो पुत्र थे अमृत राय जी, उन्होंने लिखी है। और सच में कलम के सिपाही जिनको कहा जाता है ना, वही हैं। इन्होंने कहा भी है कि मैं मज़दूर हूँ, मज़दूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आती। मज़दूर किसका? कलम का मज़दूर हूँ। मैं कलम का मज़दूर हूँ और मैं मज़दूरी किए बिना सो नहीं सकता। मुझे कोई अधिकार नहीं है, ना खाने का अधिकार है, ना सोने का अधिकार है, ना आराम करने का अधिकार है, जब तक मेरी मज़दूरी पूरी नहीं हो जाती। तो बेटा इतने महान लेखक को पढ़ाते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है। और वैसे भी मेरे ये मतलब फेवरेट लेखक रहे हैं। मैं इनकी रचनाएं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, मुझे इनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इनकी रचनाओं में एक अजीब सा, मतलब जो आकर्षण होता है, अजीब सा जो एक खिंचाव होता है, वो हमेशा नज़र आता है। तो अब मैं इनको आपको पढ़ाती हूँ। इनका जो इन मेन पॉइंट क्या है, इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। कहाँ इनका जन्म हुआ? लमी गांव के, उत्तर प्रदेश से थे बेटा। ये कौन से स्टेट थे? उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला। निर्मला तो एक ऐसी कहानी है कि पाठक अगर इसको पढ़े ना तो बिना आंसू निकले वो रह नहीं सकता। कायाकल्प है। गबन बहुत अच्छा, सॉरी बेटा ये उपन्यास हैं सारे। कर्म भूमि है। गोदान भी उपन्यास है। ये सारे उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, ये कहानियाँ हैं बेटा, इनकी कहानी संग्रह हैं ये सारे, ठीक है। इस तरह से हैं। गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक हैं, ठीक है। कुछ निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं जो यहाँ कुछ एक दिए हुए हैं। तो इस तरह से बेटा इनकी मृत्यु कब होती है? 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आगे ये, अब जैसे अब 31 जुलाई आएगा, 31 जुलाई को इनका क्या होता है? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ याद रखना। यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो डेट आप मेंशन कर लेना। अभी जो जुलाई आएगा 31 जुलाई को इनका, मैं अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट करवाती हूँ, बच्चों से इनकी एक्टिविटी करवाती हूँ, तो आप भी एक्टिविटी करना जिस भी स्कूल के आप स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से बेटा इन्होंने कहानी संग्रह लिखे। राष्ट्रीय आंदोलन से ये जुड़े हुए, इनका मतलब सारा जीवन संघर्ष में बीता है, ठीक है। संघर्ष में इन्होंने, एक चीज़ इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, जो मतलब इनके एक तरह से सब इनको सुनाते ही रहते थे। बचपन इनका अच्छा बीता था, परंतु इनका जो जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनका संघर्ष मतलब बहुत बुरे दौर से ये गुजरे हैं। ये इनके इसमें आप पढ़ोगे, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिया था।
बहुत अच्छे से इन्होंने एक तरह से कहें तो अपने जीवन में जो रचनाकार होते हैं ना, साहित्य को जो किया है, वो जो दिया है एक साहित्य, एक दर्पण की तरह हमारे सामने रखा है कि जब आप उसके सामने बैठो तो आर पार आप देख सको, वो चीज़ इन्होंने की है अपने जीवन में। ठीक है, इनके बारे में जितना मैं पढ़ाऊँगी इतना पूरा एक तरह से, अगर मैं इनको पढ़ाने लग जाऊँगी ना, मेरे बच्चे भी बोलते हैं स्कूल में कि मैम आप लेखक के बारे में, कवि के बारे में पूरा डिटेल में चले जाते हो। बेटा डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि बिना डिटेल में जाए हम इनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें आपको जो मैंने बताया ये यथार्थवादी और आदर्शवादी नोमुख के कवि लेखक रहे हैं। इनकी रचनाओं के बारे में लिखा है, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, इनकी कहानियाँ थी बेटा, बहुत अच्छी अच्छी कहानी। कफन तो इतनी अच्छी कहानी थी, माधो नाम का जो शराबी होता है उसमें उसको एक बहुत ही सेल्फिश तरीके का पति दिखाया, स्वार्थी पति दिखाया है, जो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर भी शराब पी जाता है। इस तरह से बेटा आप इन कहानियों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रचनाकार कैसे थे। अब आप बात करते हैं, ये जो नमक का दरोगा है ये कब आई थी, प्रकाशित कब हुई थी? इसका जो प्रथम प्रकाशन था वो 1914 में था। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकाशन वर्ष कब था इनका, जो पहला प्रकाश, यानी पहला प्रकाशन वर्ष, यानी ये दो बार इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इस कहानी के बारे में, पात्रों के बारे में यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है। ये चीज़ पढ़ लोगे ना तो आपको ये चीज़ स्टोरी पढ़ते हुए आपको नीरसता महसूस होगी। वैसे इसको पढ़ लो, धर्म की जीत होती है, लास्ट में जो बुराई होती है वो हार जाती है अच्छाई के आगे। इसमें बेटा जो दिया हुआ है मैं पूरा आपको बताऊंगी। वंशीधर जो आज्ञाकारी पुत्र होता है, इसकी मैं समरी समझाऊंगी, पूरा एक एक वर्ड नहीं समझाऊंगी, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर याद रखना, जैसे पथ प्रदर्शक है, आत्मावलंबन है। ठीक है, इस तरह से कुछ शब्द आएंगे आपके जो आपको साहित्य के शायद, जैसे अभी आप 10th करके आए हो तो आपको ये शब्द थोड़े से, अगर 9th-10th में आपने अपने टीचर से बहुत डिटेल में हिंदी पढ़ी है तो आपको ये शब्द आसान लगेंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं, हिंदी का मुझे पता है बहुत स्कूलों में ऐसा होता है कि हिंदी पे थोड़ा कम फोकस होता है, तो बेटा ये देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये होता है, हिंदी को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन हिंदी के बिना भाषा जो है कंफर्टेबल कौन सी होती है, जिसमें हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सके, कंफर्ट होकर व्यक्त कर सके, वो चीज़ इसमें है। वही चीज़ आ जाती है, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ अपने टीचर्स को से ज़रूर पूछना कि ये शब्द कौन से हैं। वैसे तो मैं बताऊंगी, जैसे पथ प्रदर्शक यानी पथ, रास्ता दिखाने वाला, आत्मावलंबन यानी स्वयं पर निर्भर जो रहता है बिल्कुल, यानी कि मैं आत्मावलंबन हूँ, मैं अपने आप का ही खुद ही कर सकता हूँ सारा। इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, इस तरह से जो बेटा वंशीधर होता है बहुत आज्ञाकारी पुत्र होता है, वो अपने पिता की सारी बातें मानता है, जो पिता कहते हैं वही उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। पिता ने कहा कि तुम कोई नौकरी कर लो, कोई व्यापार कर लो, कुछ कर लो, लेकिन वो वही करते हैं जो उसके पिता कहते हैं। ठीक है, पिता ने उनको एक जैसे ईमानदारी, लेकिन वंशीधर ईमानदार बहुत था। उसकी ईमानदारी की मिसाल तो यहाँ जब पंडित अलोपीदीन आ जाते हैं ना तब पता चलती है। पंडित अलोपीदीन कौन है, इसमें कैरेक्टर ज़रूर याद, कैरेक्टर और कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कैरेक्टर ले लो, घटनाएं ले लो बेटा, देखो घटना, पात्र और विशेषताएं, ठीक है ना, ये चीज़ें आप तीनों चीज़ों पे फोकस कर लो, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, पात्र अलग कर लो, ठीक है, अलग करके इसमें कौन कौन से पात्र हैं, घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, अपना घटनाएं, एक पहली घटना कौन सी थी, दूसरी घटना कौन सी थी, विशेषता क्या है इसमें, कैरेक्टर की विशेषता क्या है इसमें, व्यक्ति के जो चरित्र हैं वो कैसे थे। इस तरह से फिर आपको क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बिल्कुल भी आप, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि चैप्टर्स को पढ़ लो, चैप्टर्स के अंदर से ही सब कुछ आता है। क्वेश्चन आंसर जो टीचर्स लिखवाती है उसको मत रटो, वो सिर्फ इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि आपको एक तरह से आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है, क्योंकि बोर्ड है, आगे 12th भी है आपकी, भी बोर्ड आप देकर आए हो, तो इस तरह से आपको ये चीज़ प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो बेटा क्या होता है, जो पंडित अलोपीदीन है वो एक
सजीले रथ में आते हैं, यानी वो दूसरों के ऊपर वो दिखावा तो ऐसा करते हैं जैसे बहुत ईमानदार हैं, भाई मैं इतना बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की भलाई करता हूँ, लेकिन अंदर से वो कैसे हैं, बेईमान किस्म के इंसान हैं। लेकिन वो वंशीधर को नहीं खरीद पाते, ठीक है। पर नमक का दरोगा मतलब नमक का व्यापार चोरी छिपे वो करते हैं, और वहाँ पे मुंशी के उसमें यानी उसकी ड्यूटी लग जाती है, किसकी, वंशीधर की, और वो उसको पकड़ लेते हैं, किसको, आलोपीदीन को। वहाँ पे उनकी वार्तालाप होती रहती है, और आगे जाके वो अदालत में जिस तरह से आलोपीदीन को पकड़वाते हैं, आलोपीदीन को बुरा लगता है। लेकिन जब वंशीधर के पिता को ये पता चलती है ये बात, तो वो अपने ही बेटे को डांटते हैं और कहते हैं कि ये तूने बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो नौकरी छोड़ देते हैं और वंशीधर अपना घर पे ही रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद आलोपीदीन उनके घर में आते हैं, और पंडित जी, यानी जो कौन, पंडित जी, वंशीधर के पिता, वो सोचते हैं इतने बड़े आदमी हमारे घर आए हैं, तो बेटा अंत में क्या होता है, आलोपीदीन को मानना पड़ता है उसकी ईमानदारी की, मुझे ऐसे ईमानदार आदमी की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे। इस तरह से बेटा एक जो चोरी करने वाला और सिर्फ अच्छाई का मुखौटा पहनने वाला इंसान जब बदल जाता है, तो वहाँ पर लेखक ने क्या दिखाया है, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, लेखक ने ये लास्ट में यही दिखाया है कि बेटा अच्छाई जो है वो बुराई पर भारी पड़ जाती है, सच्चाई की लास्ट में जीत होके रहती है, और अंत में वंशीधर की जीत होती है, और ईमानदारी और सत्य की जीत होती है। ये जो समरी मैंने आपको बताई है ना बेटा, इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा, मेरी सारी की सारी चीज़ें जो अभी से मैंने समरी बताई है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड को अगर पढ़ोगे, क्योंकि देखो किसी भी पैराग्राफ में से कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चैप्टर में से ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, टीचर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता, चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको तो आप लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। लेकिन आप चैप्टर को पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, कैरेक्टर के संवादों को पढ़ो कि किसने क्या बोला है, ठीक है। घटनाएं पढ़ो, कौन कौन सी घटना हुई है, जैसे घटना वंशीधर के साथ घटना हुई, उसकी नौकरी छूट गई, और पंडित जी का व्यवहार कैसा था, उनके पिता का व्यवहार कैसा था, आलोपीदीन को कैसा महसूस हो रहा था जब अदालत में खड़े थे, सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे पर वो छूट गए थे। लेकिन वंशीधर की नौकरी छूट गई थी, वो दुखी भी था और ये भी सोच रहा था कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं, यहाँ पर सच्चाई को कोई नहीं पूछता। लेकिन अंत में आलोपीदीन ही ईमानदार और सत्य के आगे झुक जाता है, लेकिन वंशीधर कभी भी बुराई और मतलब जो बेईमानी उसके आगे नहीं झुकते। तो बेटा इस स्टोरी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, भले ही सामने वाला कितना ही हमारे साथ बेईमानी करे। तो मुंशी प्रेमचंद जी की हमने नमक का दरोगा कहानी की ये समरी हमने पढ़ी है। वर्ड बाय वर्ड अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम वर्ड बाय वर्ड पढ़ाओ, तो सच में बेटा मैं वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ा दूँगी, आपके लिए मैं पीपीटी भी तैयार कर दूँगी। बट आप एक बार कमेंट ज़रूर करना कि मैम हमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ाओ, या आपको ये क्लास कैसी लगी। समरी समझ में, मेरा मानना है कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने से पहले समरी समझाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समरी समझ में आ गई ना तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। याद रखना, कवि अगर कविता पढ़ रहे हो तो कवि को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। लेखक यानी गद्य रचना पढ़ रहे हो तो लेखक को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखक ने जो रचना लिखी है उस रचना की घटनाएं, पात्र और जो विशेषताएं हैं और जो कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। यही चीज़ बेटा आपकी इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी तो हृदय से पढ़ी जाती है बेटा, इसमें बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होता। हृदय से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।